हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम 8th यूनिट लेके आए हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2020 होम साइंस के लिए। हमारा ये आपका एक रिवीजन सेशन रहेगा, माइंड मैपिंग ऑफ यूनिट 8 विद केएमएस फैशन, माइंड वीजा, कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। होप थैंक्स फॉर लाइकिंग ऑल द वीडियोस और मॉक टेस्ट। आप लोगों को जो हमने 9 अभी तक मॉक टेस्ट दिए हैं, अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हैं। वहाँ हमने ऑलरेडी अपनी 1st to 9 मॉक टेस्ट की वीडियो जो पीडीएफ है वो वहाँ पर अपलोड कर दी है। आज हम फैमिली स्टडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे हमारी फैमिली की नेचर क्या होती है और हमारी फैमिली हम किसको बोलते हैं। फैमिली एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, इट इज़ अ यूनिवर्सल। साथ के साथ फैमिली हमारा किस चीज़ से कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट ऑफ पीपल कंसीडर देमसेल्फ रिलेटेड टू बॉन्ड। हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कन्वे करने की पूरी ट्राई करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हमारे रिलेटेड होती है किसी भी बॉन्ड से। आपस में लोग आपस में एक जुड़ाव महसूस करते हैं, एक बॉन्ड महसूस करते हैं, उससे हमारी फैमिली बनती है। साथ के साथ अगर मैरिज हो जाती है तब भी हमारी फैमिली कहलाती है, या फिर अडॉप्शन होती है तब भी वो एक फैमिली कहलाती है। साथ के साथ फैमिली शेयर करती है कॉमन रेजिडेंस को, एक ही जगह पे हम रहते हैं, और सेंटिमेंट्स को। सेंटिमेंट्स मतलब आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, ये हम जब शेयर करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही मोस्टली शेयर किया जाता है। और हमारी फैमिली सेम वैल्यू, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पुट फॉरवर्ड करती है, जहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, जहाँ पर हम रेगुलर फील करते हैं, चाहे हम वहाँ पर परमानेंट रहे या हम टेम्परेरी रहे, कैसी भी तरह की हमारी फैमिली हो। इन सब वैल्यूज़ के साथ हमारी एक फैमिली कहलाती है। इसके बाद आ जाता है हमारा नीड एंड फंक्शन ऑफ फैमिली। एक फैमिली की क्या क्या नीड्स और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज़ रिक्रिएशन, आपका एंटरटेनमेंट सोर्स, आपका एंजॉयमेंट सोर्स, रिक्रिएशन सोर्स, ये हमारा फैमिली कहलाता है। उसके बाद आपका सेक्शुअल कंट्रोल, आप फैमिली के अंदर ही जो इंटीमेसी सिचुएशंस बना सकते हैं फॉर परमानेंट बेसिस, वो भी हमारी फैमिली के अंदर ही पॉसिबल है। रिप्रोडक्शन, दोनों स्पॉर्स का, हस्बैंड वाइफ का ही चाइल्ड पॉसिबल है हमारी पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर। फैमिली के अंदर रिप्रोडक्शन ऑल्सो पॉसिबल। केयर, जिस तरह की केयर फैमिली के थ्रू मिलती है उस तरह की केयर सेम कहीं और नहीं हमें मिलती। साथ के साथ सोशलाइजेशन भी हमारा फैमिली का ही एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नीड भी है और फंक्शन भी है। और इकोनॉमिकल प्रोडक्शन, पैसों के लिए, कैपिटल, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी हमारी फैमिली ही उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारी कंडीशंस के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे अपने हाउस होल्ड की। हाउस होल्ड का क्या मतलब होता है? जब काफ़ी सारे लोग एक ही सेम हाउस की यूनिट के अंदर ऑक्यूपाई करते हैं। आपने सुना होगा हाउस होल्ड चोर्स बोलते हैं, मतलब वो हमारे घर के काम। हाउस होल्ड मतलब चाहे आप किसी एक हाउस में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, या किसी भी क्वार्टर में रह रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बर एच। बर एच का मतलब होता है सेम सेक्स मैरिज, मतलब एक मैन है, एक वुमेन है, जो चाहते हैं कि वो क्या करें, अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ ऑफिशियली अपने आप को डिक्लेयर कर दे कि वो साथ रह रहे हैं। उसके अंदर क्या होता है, उनको सेक्स चेंज कराना पड़ता है। इसको सेम सेक्स मैरिज बोलेंगे। द न्यार ऑफ मलाबार मीन्स नो सेक्स। यहाँ पर कोई अलाउ नहीं करता कि ब्राइड और ग्रूम आपस में इंटीमेट रिलेशनशिप्स को मेंटेन करें। देन सैंडविच जनरेशन होती है, सैंडविच बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ 2 जनरेशन, मतलब कि यहाँ पर पीपल हु फाइंड दैमसेल्फ सैंडविच बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 2 जनरेशन मीन्स देयर चिल्ड्रन एंड देयर एज पेरेंट्स। अब सपोज कीजिए आपके पेरेंट्स कि आप चिल्ड्रंस हो और साथ के साथ आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो। सैंडविच जनरेशन इज़ योर फादर एंड मदर जनरेशन। नेक्स्ट इज सीरियल फादरहुड। सीरियल फादरहुड न्यू फादरिंग पैटर्न, मतलब डाइवोर्स्ड मदर है, यूजुअली क्या करती है, कस्टडी ले लेती है अपने बच्चों की, तब वो एक न्यू फादर वहाँ से इमर्ज हो जाते हैं, जिसको हम सीरियल फादरहुड बोलते हैं। देन आता है हमारा, अगर हम अब बात करते हैं अपनी फॉर्म्स ऑफ फैमिली की, यहाँ पर हमारी इंडिविजुअल वीडियो भी है, आप उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ, जब हम डिफाइन करते हैं अपनी फैमिली के फॉर्म्स को, सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पे। सबसे पहले आता है हमारा सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट्स का मतलब होता है कि बच्चे का या तो मदर हो या फादर हो, डाइवोर्स की वजह से, विडो की वजह से, सेपरेशन की वजह से, या किसी भी रीज़न की वजह से कोई सिंगल पेरेंट्स ही चाइल्ड को पाल रहा होता है। न्यूक्लियर पेरेंट को मॉडर्न फैमिली भी कहा जाता है, या फिर एलिमेंट्री फैमिली भी बोला जाता है।
और इसके अंदर कपल क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली रहते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ फैमिली, जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली से लार्ज फैमिली होती है, दैट इज एक्सटेंडेड फैमिली। ब्लेंडेड फैमिली। ब्लेंडेड फैमिली क्या होती है, जिसके अंदर फैमिली में कपल्स और चिल्ड्रंस, मतलब चिल्ड्रंस भी वहीं रहते हैं, कपल्स भी वहीं रहते हैं, इसको हम ब्लेंडेड फैमिली भी बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं और रीऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। देन एट लास्ट आती है हमारी स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर कंपाउंड फैमिली। कंपाउंड फैमिली हमारी ओवरलैप होती है, मतलब न्यूक्लियर फैमिली, अलग अलग न्यूक्लियर फैमिलीज एक साथ रहती हैं, जिसके अंदर सेम मैन जो होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। हर एक फैमिली का जो हेड होता है वो मैन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी एंड पावर स्ट्रक्चर। अब किसको अथॉरिटी मिल रही है, किसका पावर है, उसके बेसिस पे पहले आता है पैट्रियार्चल फैमिली। पैट्रियार्चल फैमिली में अथॉरिटी जो होता है वो मेल होता है या फिर मैन डोमिनेट करते हैं वुमेन्स के ऊपर। मैट्रियार्चल के अंदर वुमेन्स जो है वो डोमिनेट करती है मेंस के ऊपर। एगैलिटेरियंस के अंदर इक्वल होता है, इक्वल राइट्स होते हैं वुमेन को भी और मैन को भी, मीन्स हस्बैंड वाइफ के अंदर राइट्स इक्वल रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस के बेस पे। पहला आता है पैट्रीलोकल, मतलब वाइफ जाती है हस्बैंड के घर रहने के लिए, और मैट्रीलोकल में हस्बैंड आता है वह वाइफ के घर रहने के लिए। इसके बाद आता है हमारा एंसेस्टर के बेस पे, उसमें आता है हमारा पहले पैट्रीलिनियर। पैट्रीलिनियर का मतलब होता है कि अब हमें एंसेस्टर्स, कौन से एंसेस्टर्स को देखना है, एंसेस्टर्स जो हमारे फादर के हों, दैट इज पैट्रीलिनियर। और मैट्रीलिनियर जिसके अंदर हम हस्बैंड जो मदर के एंसेस्टर्स होते हैं उनके साथ कंटिन्यू करते हैं, उनको मानते हैं, उनके रीति रिवाज या उनके जो लाइक गोत्र हो गए या उनका सरनेम हो गया, उन सबको लेके चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ इन ग्रुप और आउट ग्रुप। ये भी हमारी फॉर्म्स ऑफ फैमिली में ही है। उसमें सबसे पहले एंडोगैमियस आता है। एंडोगैमियस मतलब होता है जब मैरिज होती है अमंग द इन ग्रुप ऑफ द फैमिली के, तब हम एंडोगैमी बोलते हैं। एंड एक्सोगैमी का मतलब होता है जब हमारा आउट ग्रुप ऑफ द उस एक पर्टिकुलर ग्रुप से बाहर शादी होती है, दैट इज एक्सोगैमियस। ऑन द रिलेशन ऑफ ब्लड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूंगी तो पहले आता है हमारा दैट इज कंजुगल फैमिली। कंजुगल फैमिली का मतलब होता है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं और उससे जो रिलेटिव्स आते हैं वो सब एक ही फैमिली के अंदर रहते हैं। एंड नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर कंसेंजेनियस फैमिली। कंसेंजेनियस फैमिली जो होती है हमारी, उसके अंदर ब्लड रिलेटिव्स एक साथ रहते हैं अपने मेट्स और अपने चिल्ड्रंस के साथ। सो ये हमारे सारे के सारे क्या थे, फॉर्म्स ऑफ मैरिज थे। इसके बाद बात करते हैं हम मैरिज के बारे में। अगर तो मैरिज क्या होती है, ये एक ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट, अगर पर्टिकुलरली सिर्फ मैरिज की मैं बात करती हूँ तो ये एक हमारा ग्रुप ऑफ अप्रूव्ड मेटिंग अरेंजमेंट होता है जो किसी भी रिचुअल के कारण मिला होता है। मीन्स शादी एक पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो पहले लड़का लड़की मिल रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर वो खुद देख रहे हैं, उसके बाद वो एक पर्टिकुलरली मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके या चर्च में जाके या फिर कोर्ट में जाके कहीं भी एक पर्टिकुलरली रीति रिवाज के साथ वो शादी करते हैं। सो दैट इज मैरिज, जिसके अंदर पहला आता है हमारा कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन का मतलब अलग अलग लोगों ने वैसे मैरिज की बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई है और बट मैरिज के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। कुछ एक राइट और ड्यूटीज़ हमारी एज इट इज़ रहती है और इसमें क्या होता है, मैटरनल या पैटर्नल किसी भी एक लाइन को लेके उसी के अकॉर्डिंग ही चला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन के अंदर क्या चीज़ होती है, ये इमोशनल और फिजिकल इंटीमेट रिलेशनशिप है विदाउट लीगल सैंक्शन। मैंने बेसिकली आपको मैरिज के अंदर क्या बताया कि लीगली वो अलाउ होता है, लीगली एक साथ रहना अलाउ होता है, लेकिन कोहैबिटेशन के अंदर क्या होता है, इमोशनल और फिजिकल इंटीमेट रिलेशनशिप होता है। इमोशनल भी होता है और फिजिकल भी होता है, ठीक है। कॉमन एक ही जगह पे वो रहते भी हैं लेकिन बिना किसी भी रिलीजियस सैंक्शन के, बिना किसी भी लीगल सैंक्शन के। नेक्स्ट होता है हमारा कोर्टशिप। कोर्टशिप के अंदर क्या होता है, ट्रेडिशनल डेटिंग पीरियड बिटवीन एंगेजमेंट एंड मैरिज, मतलब रिंग सेरेमनी या एंगेज हो जाना उसके बाद से लेके मैरिज तक के बीच में जो टाइम रहता है, ठीक है, वो हमारा कोर्टशिप कहलाता है। ये कुछ दिनों का भी हो सकता है, कुछ ईयर्स का भी हो सकता है, कुछ मंथ्स का भी हो सकता है, जिसके अंदर पर्सनल कांटेक्ट होता है, वर्चुअल डेटिंग या चैटिंग होती है, मतलब फ़ोन के थ्रू हमारी हो गई, ऑनलाइन हो गया, मैसेजेस भेज दिए, टेलीफोन हो गया, लेटर्स लिखे या फिर गिफ्ट्स दी, ये सब चीज़ें हमारी कोर्टशिप के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है कमिटमेंट। जो डिफरेंस है हमारा कोहैबिटेशन और शादी के बीच, मीन्स
कमिटमेंट। अब होता है ना कि बिना लीगल सैंक्शन के जो लिव इन आपका रिलेशनशिप कहलाता है, लिव इन रिलेशनशिप हमारा कोहेबिटेशन भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी होती है। तो वहाँ पर आपकी कमिटमेंट की फॉर्म आती है। कमिटमेंट क्या होता है? हमारा कोहेबिटेशन और मैरिज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कमिटमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मेट सिलेक्शन। मेट सिलेक्शन, इसके ऊपर भी हमारी अलग से वीडियो है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी की सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। सो फॉर्म ऑफ मेट सिलेक्शन में सबसे पहले आता है हमारा एंडोगैमी। एंडोगैमी का मतलब होता है जब ये स्पेसिफाई करता है कि मेंबर हमारे उसी ग्रुप के अंदर ही शादी करे, दैट इज एंडोगैमी, मतलब इन ग्रुप ही मैरिज करे। और हमारा फिर आता है एक्सोगैमी, इसका मतलब होता है कि आउटसाइड ग्रुप भी शादी कर सकते हैं। होमोगैमी का मतलब होता है ये ऐसी टेंडेंसी होती है पीपल्स की, कुछ एक ऐसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मैरी करते हैं एक दूसरे के साथ ही, मींस जो भी उनके नियरनेस या पास रहता है उसके साथ। और हाइपरगैमी क्या होता है? जिसमें मैरिज करते हैं हाई क्लास मैन होता है और वुमेन लो क्लास की होती है। और जबकि हाइपोगैमी हमारा क्या होता है? मैरिज करते हैं हाई क्लास की वुमेन होती है और लो क्लास का मैन। इसके अंदर आप कंफ्यूज मत होइएगा, हाइपरगैमी के अंदर क्या होता है? हाई क्लास मैन होता है और हाइपो के अंदर हाई क्लास वुमेन रहती है। क्लियर? नेक्स्ट टाइप ऑफ मैरिज की बात करेंगे, पहला आता है मोनोगैमी। इसके अंदर भी हमारी वीडियो ऑलरेडी है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। मोनोगैमी के अंदर क्या होता है? जिसमें एक स्पोर्स हो, मतलब मैरिज हो बिटवीन अ मैन एंड वन वुमेन, जिसके अंदर शादी एक ही, जैसा इंडियन कल्चर है, हिंदू कल्चर है, जिसके अंदर एक ही शादी हमारी हो सकती है। ठीक है, अगर कोई भी डाइवोर्स लेता है या डेथ होता है उसके बाद ही दूसरा शादी कर सकते हैं, लेकिन पहले उसके किसी भी पति या पत्नी के रहते हुए दोबारा शादी नहीं कर सकते, दैट इज मोनोगैमी। फिर आता है हमारा पॉलीगैमी। पॉलीगैमी के अंदर काफ़ी सारे स्पोर्स हो सकते हैं, मतलब प्लूरल मैरिज कर सकते हैं हम। और उसके अंदर भी हमारा क्या आता है? पॉलीगैमी के अंदर भी हमारे कुछ एक सब डिविजन्स रहते हैं, दैट इज पॉलीगाइनस या फिर पॉलीएंड्रीन। उसके बाद आता है हमारा बाईगैमी। बाईगैमी के अंदर क्या चीज़ होती है हमारी? ये एक तरह का ऐसा एक्ट है जिसमें आपने एक बार शादी कर रखी है लेकिन स्टिल आप क्या करते हैं? मैरिज के अंदर आ जाते हैं किसी और पर्सन से, मतलब एक के साथ शादी कर रखी है लेकिन एक और के साथ शादी कर लेते हैं। सो दैट इज आर बाईगैमी। बाईगैमी क्या आता है? हमारा ग्रुप मैरिज। ग्रुप मैरिज का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे मैंस, जितने भी उस ग्रुप में पर्टिकुलरली मैंस है, वो मैरिटल रिलेशनशिप उस पर्टिकुलरली ग्रुप की वुमेन्स के साथ, मतलब अगर चार लोगों के साथ शादी हुई है तो उन चारों में से कोई भी किसी के साथ भी अपना हस्बैंड वाइफ की तरह रह सकता है। तो ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन्स आर मैरिड टू वन अनदर, एंड कोई भी पर्टिकुलरली किसी एक के साथ नहीं शादी करता, सब ग्रुपिज्म में ही शादी करते हैं, दैट इज ग्रुप मैरिज। देन आता है लेविरेट मैरिज। लेविरेट मैरिज का मतलब होता है जिसके अंदर विडो को अपने लेट जो उसका हस्बैंड था उसके ब्रदर के साथ शादी करनी पड़ती है, दैट इज लेविरेट मैरिज। नेक्स्ट इज विडो मैरिज। विडो मैरिज के अंदर क्या चीज़ होती है? जिसमें हमारा, जैसे हमने सेम अभी आपको लेविरेट मैरिज बताया था कि उसको उसके भाई के साथ शादी कर लेनी पड़ती है, तो इसी तरह से चाहे वो ब्रदर हो, चाहे वो सन हो, या क्लोज कोई भी रिलेटिव्स हो, वो उनके साथ ही शादी करती है। इसको ड्यूरी भी बोलते हैं। फिर आता है हमारे गोस्ट मैरिज। गोस्ट मैरिज के अंदर क्या चीज़ होती है कि जो भी डेड मेल मेंबर है फैमिली का, उसका एक लिविंग ब्रदर भी होगा, वो उस वुमन के साथ शादी कर लेता है, और वो जो अगर वो इंसान बैचलर डाई होता है लेकिन वो उसके नाम से शादी करता है, तो इससे क्या होता है कि कहते हैं ना वंशज चलाना। तो गोस्ट मैरिज के अंदर क्या होता है? मीन्स जो कोई भी एक पर्सन है जो बैचलर ही मर गया, अगर उसका भाई है तो लड़की की शादी उसके भाई से करा देते हैं, और उसका उनके जो बच्चे होते हैं उनका फादर कौन कहलाता है? जो ऑलरेडी डेड मैन है। सो दिस इज नोन एज गोस्ट मैरिज। देन आता है वुमेन टू वुमेन मैरिज। वुमेन टू वुमेन मैरिज मतलब होता है इसमें पुअर फर्टिलिटी होती है। ठीक है, सो सारे के सारे ट्रेडिशनल रिचुअल्स या फिर ब्राइड वेल्थ, ये सब चीज़ें परफॉर्म की जाती है। देन
गिफ्ट और चैरिटी मैरिज। गिफ्ट और चैरिटी मैरिज का मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स अपनी यंग डॉटर को एज एन गिफ्ट अपने किसी भी फ्रेंड को या अपनी ऑनर के लिए, लॉयलिटी के लिए या अपने दोस्ती के लिए अपने किसी भी दोस्त को या किसी को भी गिफ्ट या चैरिटी के वे में दे देते हैं। फिर आता है चाइल्ड टू चाइल्ड मैरिज, दैट इज कि लड़का 21 ईयर से कम हो और लड़की 18 ईयर से कम हो, और वो फॉर्मली क्या कर देते हैं, जब वो छोटे होते हैं तभी उनकी मैरिज के बारे में बात कर देते हैं। देन पॉन मैरिज का मतलब होता है कि जब मैन कोई भी अपने क्रेडिट पे नहीं कर पाता तो वो क्या करता है, अपनी डॉटर को एज एन पेमेंट दे देता है किसी को भी। मीन्स अगर किसी ने किसी से लोन लिया है और वो उस लोन को पे नहीं कर पा रहा तो वो अपनी डॉटर को उस पर्सन को दे देता है, दैट इज पॉन मैरिज। देन वाइफ कैप्चर्ड एलोपमेंट, जब यंग वन कोई भी क्या करता है, भाग जाता है, रन अवे हो जाता है बिना बताए, और किस इंटेंशन से, शादी के इंटेंशन से, दैट इज वाइफ कैप्चर्ड या एलोपमेंट। क्रॉस कज़न या फिर पैरेलल कज़न मैरिज, दैट मीन्स कि मैरिज होती है बिटवीन सिबलिंग्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स, मतलब मामा और कहते हैं ना मामा के बच्चों के साथ शादी हो जाना, सो मैरिज हो जाती है जिसमें चिल्ड्रंस की सिबलिंग ऑफ ऑपोजिट सेक्स, दैट इज आर क्रॉस कज़न या पैरेलल कज़न मैरिज। नेक्स्ट आती है सोरोरेट और सोरोरल पॉलीगैमी। इसके अंदर क्या चीज़ होती है कि हमारे जो, जैसे हमने यहाँ पर ये वाला पढ़ा था ना लेविरेट मैरिज के अंदर क्या होता था कि ब्रदर की जो वाइफ होती है उसके साथ ब्रदर को मैरिज करनी पड़ती है। सोलरेट के अंदर जो सिस्टर होती है, ठीक है, जो डेड वाइफ होती है उसको मैरिज करनी पड़ती है लेट सिस्टर के हस्बैंड के साथ, इसको सीरियल मोनोगैमी भी बोलते हैं, ठीक है। और वन हस्बैंड इज फ्री टू चूज मैनी सिस्टर्स इन मैरिज, वो उसकी बाकी कितनी ही सिस्टर के साथ, जो हमारा सीरियल सोरोरेट होता है उसके अंदर तो सिर्फ सीरियल मोनोगैमी होता है, लेकिन सोरोरेट पॉलीगैमी के अंदर क्या होता है, वो कितनी भी सिस्टर्स के साथ उसकी शादी कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्री मैरिटल इंटीमेसी। ये भी हम ऑलरेडी आपको एक सेपरेट वीडियो में करा चुके हैं, सो इसकी आपको आई बटन के अंदर भी वीडियो मिल जाएगी। दैट इज फर्स्ट इज सोसाइटी का एटीट्यूड, जब इंटीमेसी मीन्स जब आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में किसी के साथ भी आ रहे हो, सो हमारे कैसे, अगर हमने प्री मैरिज से पहले ही ऐसा कुछ कर लिया, इंटीमेट मीटिंग सिचुएशन में आ गए, किसी के साथ रहने लग गए, लिव इन में रहने लग गए या कोई भी, तो सोसाइटी का कैसा एटीट्यूड होता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। सबसे पहला आता है कि सोसाइटी क्या करती है, गर्ल को ब्लेम करती है, वुमेन को ब्लेम करती है सारी चीज़ों के लिए। सेकंड आता है फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे एसटीडी या वेनरल डिजीजेस, मतलब आपके कि कोई भी डिजीजेस जो आपकी जैसे प्रोस्टिट्यूट्स की वजह से आपका HIV एड्स और ये सारी डिजीजेस होती है ये लग जाती हैं, या प्री मैरिटल या टीनेज प्रेगनेंसी भी होने के चांसेस रहते हैं, अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं, इलिगिमेसी भी रहती है। इलिगिमेसी का मतलब क्या होता है कि रियरिंग अ चाइल्ड आउट ऑफ वेडलॉक इज द रेयरेस्ट ऑप्शन फॉर अ गर्ल। प्री मैच्योर मैरिज हो जाती है, मैच्योर होने से पहले शादी। एंड देन साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस कौन से रहते हैं कि अबॉर्शन हो गया, कोई डिजीज़ हो गई, कोई प्रेगनेंसी होगी, उसकी वजह से गिल्ट रहती है, उसकी वजह से बहुत बेकार फीलिंग रहती है वुमेन के अंदर, जिसमें उसको साइकोलॉजिकल काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स पड़ते हैं। देन हमारा लास्ट आता है इंटरपर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर क्या चीज़ आती है कि इसके अंदर ये जो हमारा इंटरपर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इम्प्रूव करता है चांस ऑफ मैरिज। मतलब कोई लोग क्या करते हैं, जैसे कि कई बार इसके अंदर हमारे इंटरपर्सनल के अंदर जिन लोगों ने पहले इंटीमेट हो रखे होते हैं उन लोगों की लाइफ एज कंपैरेटिव टू जो जिन्होंने प्री मैरिटल इंटीमेसी नहीं कर रखी होती उनकी लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिन्होंने कर रखी होती है और जिन्होंने अपना ये सब चीज़ें शादी के बाद के लिए सिक्योर कर रखी होती है माइंड में, उनकी लाइफ हैप्पीली हैपनिंग चलती है। सो ये हमारे कुछ एक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं प्री मैरिटल इंटीमेसी के। इसके बाद आता है हमारा किनशिप का मतलब क्या होता है, ये हमारा रिलेशनशिप होता है या एक कनेक्शन होता है ब्लड, मैरिज या एडॉप्शन की वजह से। अगर मैं इसकी प्रिंसिपल्स की बात करती हूँ तो इसके प्रिंसिपल्स हमारे रहेंगे सबसे पहले ब्लड और कंसेंजुअनिटी।
क्लियर। फिर है हमारा मैरिज और एफिनिटी, अडॉप्शन एंड रिचुअल या फिक्शन। सो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि कीनशिप का मतलब क्या बताया था, जो चीज़ हमारी ब्लड से, मैरिज से, अडॉप्शन या किसी भी रिचुअल या फिक्शन की वजह से बनी हो, दैट इज़ आर कीनशिप। देन इसकी क्लासिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो पहले आती है प्राइमरी कीन्स। प्राइमरी कीन्स का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप्स, जैसे फादर का मदर से, फादर का सन से, फादर का बेटी से, मदर का डॉटर से, यंगर ब्रदर का एल्डर ब्रदर से, दैट इज प्राइमरी कीन्स। एंड सेकेंडरी कीन्स क्या रहते हैं हमारे, जैसे मदर का ब्रदर से, ब्रदर की वाइफ से, सिस्टर के हस्बैंड से, फादर का ब्रदर, फादर के ब्रदर से, मतलब हमारे चाचा, ताऊ, मामा, चाचा, जीजा, साला, इस तरह से ये वाले जो रिलेशनशिप होते हैं हमारे सेकंड कीन में आते हैं। सो अभी भी ध्यान रखिए, कीनशिप का मतलब क्या होता है, कोई भी ब्लड की वजह से, मैरिज की वजह से, अडॉप्शन की या रिचुअल की वजह से एक फैमिली कहलाते हैं, एक रिलेशन बन जाता है। थर्ड देन टर्शरी हमारा कौन सी कीन्स आते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, वाइफ ब्रदर के भी बेटा, कहते हैं ना भतीजा भतीजी, दैट इज आर टर्शरी। ये रेफर करते हैं हमारे सेकेंडरी टू आर प्राइमरी कीन्स के साथ। और लास्ट है हमारा डिस्टेंट कीन्स। डिस्टेंट कीन का मतलब होता है प्राइमरी कीन ऑफ टर्शरी। तो टर्शरी के जो प्राइमरी कीन रहते हैं वो हमारे डिस्टेंस कीन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसेंट सिस्टम की। सबसे पहला आता है मैटरनल डिसेंट सिस्टम। मैटरनल का मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्री क्लैन भी बोलते हैं। मैट्री क्लैन का मतलब क्या होता है हमारा, पीपल ज्वाइन द मदर्स ग्रुप ऑटोमेटिकली एट देयर बर्थ एंड स्टे थ्रू आउट लाइफ। कई लोग क्या करते हैं, अपनी माँ के साथ ही हमेशा रहते हैं, माँ के घर ही रहते हैं और उन्हीं के कल्चर को चूज कर लेते हैं। क्लियर। और ऐसे में जो माँ की प्रॉपर्टी होगी वो उस बच्चे को मिलेगी। देन नेक्स्ट आता है हमारा ऐसे ही पैट्रीलिनियर डिसेंट सिस्टम। इसके अंदर इसको हम पैट्री क्लैन बोलते हैं, CLAN क्लैन आपने सुना होगा, जो भी एक संगठन होता है। सो इसके अंदर मैन क्या, चाइल्ड जो है वो मैन के ग्रुप को ज्वाइन करता है, और लेकिन फीमेल जो चाइल्ड होता है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसको यहाँ पर नहीं रखा जाता। देन डबल डिसेंट का मतलब क्या होता है, डबल डिसेंट के अंदर दोनों ग्रुप्स सेम पर्पस से ही वहाँ रहते हैं, मतलब कि मेंबरशिप जो होते हैं वो पैट्रीलिनियर या फिर मैट्रीलिनियर दोनों को ही अकम्प्लिश करते हैं। बाईलेटरल डिसेंट का मतलब क्या होता है, इसको आप मल्टीलीनियर, ओमनीलीनियर ये सब भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर मेल और फीमेल एंसेस्टर इक्वली, मतलब मदर और फादर की जो साइड होती है वो इक्वली रिलेट करती है, इक्वली बच्चों के लिए वो इम्पॉर्टेंस रख रही है, दैट इज आर बाईलेटरल डिसेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिलेटरल डिसेंट। यूनिलेटरल डिसेंट का मतलब क्या होता है कि वन पेरेंट ओनली, कि किसी भी ट्रेस करता है किनशिप थ्रू एक ही पेरेंट के साथ। एंड लास्ट इज आर एम्बीलीनियर डिसेंट। एम्बीलीनियर डिसेंट का मतलब क्या होता है कि ये फॉलो करता है या तो फिर मदर के लिए, मदर की साइड के लिए, या सिर्फ फादर की साइड के लिए, दोनों की साइड के लिए नहीं, सिर्फ। देन आता है हमारा मैटरनल रेजिडेंस पैटर्न। सबसे पहले आता है पैट्री लोकल या वेरी लोकल। इसका मतलब क्या होता है कि कपल कहाँ रिजाइड करेगा शादी होने के बाद, जो हस्बैंड वाइफ है वो कहाँ, वो ग्रूम की फैमिली के साथ रहेंगे पैट्री लोकल में। और मैट्री लोकल या युक्सोरी लोकल के अंदर क्या होगा, रिसाइड करेंगे ब्राइड की फैमिली, दुल्हन की फैमिली के साथ। बाई लोकल का मतलब क्या होता है, कपल या तो मैन रिलेटिव्स के साथ रहेंगे या फिर वुमेन्स के साथ भी रह सकते हैं, सो उनकी चॉइस होती है। देन एव्यूनो लोकल रेजिडेंस का मतलब क्या होता है, इसकी भी वीडियो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, कंप्लीट वीडियो प्रॉपर तरीके से। सो एव्यूनो लोकल का मतलब क्या होता है, जिसमें कपल कहाँ रिजाइड करते हैं, मदर के साथ, पीपल आफ्टर मैरिज, मतलब शादी के बाद वो मदर के साथ रहते हैं। और जब मैन ग्रो अप हो जाता है, मतलब जो चाइल्ड है वो ग्रो अप हो जाता है फादर के हाउस में, लेकिन जब वो शादी कर लेता है, मतलब एक लड़का हुआ एक लड़की, अगर लड़का होता है एव्यू लोकल के अंदर, तो क्या होता है वो अपने फादर के साथ रहता है बचपन में, लेकिन जब वो अपनी शादी कर लेता है तब उसको अपने कहाँ पर जाना होता है, अपने मदर के भाई के विलेज में जाके रहना होता है, और वहीं पर उसको मकान, उसको वहीं पर ज़मीन, ये सब चीज़ें भी मिलती है। नेक्स्ट आता है न्यू लोकल। न्यू लोकल के अंदर क्या होता है, कपल नया घर बनाते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, किसी और के साथ नहीं रहना पसंद करते हैं। देन ड्यूप्ली लोकल और या फिर नेटो लोकल। इसका मतलब होता है कपल्स अलग अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, एक ही हाउस के अंदर नहीं रहते। ओके।
जो मेल है वो अपने घर में रहेगा, जो फीमेल है वो अपने घर में रहेंगे। नेक्स्ट आता है एमिटी लोकल। एमिटी लोकल का मतलब क्या होता है? फादर की सिस्टर के घर रहना। तो इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ गर्ल चाइल्ड को, जो भी उन दोनों हस्बैंड वाइफ से जो गर्ल चाइल्ड होगी, उसको परमिशन होती है कि वो अपने फादर की सिस्टर के घर रहे शादी से पहले। लेकिन अगर वहीं पर लड़के को, मतलब हस्बैंड वाइफ के बच्चे को, बेटे को अगर रहना है तो वो आफ्टर मैरिज रह सकता है। देन लास्ट है हमारा युक्सोरी वायरी लोकल रेजिडेंस। इसके अंदर क्या होता है? कपल लिव विद वाइफ फैमिली एंड आफ्टर द मैन प्रूव हिमसेल्फ। मतलब पहले तो कपल क्या होता है? रहता है वुमेन की फैमिली के साथ, वाइफ की फैमिली के साथ। लेकिन जब जो मैन है वो अपने आप को प्रूव कर देता है कि अब वो सारे खर्चे उठा सकता है और ब्राइड को अच्छा सर्व कर सकता है, तब वो ग्रूम की फैमिली के साथ या फिर ग्रूम के साथ आके रहने लग जाते हैं, वरना वो वुमेन्स के साथ ही रहते हैं, वुमेन की फैमिली के साथ ही रहते हैं। स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो पहले आती है हमारी मैरिज फैमिली, जिसके अंदर मैरिज की बात करेंगे और चिल्ड्रंस की बात करेंगे। पहली है हमारी प्रोक्रिएशनल फैमिली। प्रोक्रिएशनल फैमिली हमारी क्या होती है? जिसमें चिल्ड्रंस एज 0 से 2.5 ईयर्स रहती है। प्री स्कूलर फैमिली दैट इज 2.5 to 6 ईयर्स। स्कूल एज फैमिली 6 to 13। टीनेजर फैमिली 13 to 20। लॉन्चिंग फैमिली मतलब चाइल्ड बिगेन टू लीव होम। एम्प्टी नेस्ट फैमिली एडल्ट चाइल्ड हैव लेफ्ट होम। ये हमारी फैमिली स्टेजेस थी। देन आता है फैमिली लाइफ कोर्स। फैमिली लाइफ कोर्स क्या चीज़ होती है? कि कोई भी सोशियोलॉजिकल मॉडल ऑफ फैमिली दैट सी द प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स एज फ्लूइड रेदर देन एज अकरिंग इन स्ट्रिक्ट स्टेज। मतलब एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेज में ना होते होते फ्लो के अंदर जब हमारी सारी की सारी चीज़ चलती है। और फैमिली लाइफ साइकिल क्या होता है? एक सर्कुलर, मतलब एक्सपीरियंस ओवर टाइम, टाइम की एक्सपीरियंस के साथ, एक पैटर्न के साथ, स्टेप बाय स्टेप जब हमारी फैमिली लाइफ चलती है। फ्लूइड मॉडर्निटी क्या होते हैं? मॉडर्निटी इसका मतलब होता है ये कंडीशन होती है जिसके अंदर कांस्टेंट मोबिलिटी होती है, कांस्टेंट चेंज होता है रिलेशनशिप के अंदर। देन डोमेस्टिक वायलेंस, हमारा वायलेंस होता है जो हाउस होल्ड के अंदर, मतलब एक ही छत के नीचे रहने की वजह से फैमिली मेंबर्स के बीच में या फिर स्पाउस के बीच में आपस में होता है। इंटीमेट पार्टनर वायलेंस IPV बोलते हैं। ये ऐसा वायलेंस होता है जो इंडिविजुअल के बीच में होता है, मेंटेन रखता है उसको रोमांटिक या सेक्सुअल रिलेशनशिप। इंक्लूड अनमैरिड भी हो सकता है, कोहैबिटेशन भी हो सकता है, सेम सेक्स कपल भी हो सकता है, हेट्रोजेनिस मैरिज कपल भी हो सकता है। देन हम बात करेंगे यार डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। सो डोमेस्टिक वायलेंस में सबसे पहले आता है फिजिकल अब्यूज़। तो फिजिकल अब्यूज़ के अंदर हमारा क्या क्या आता है कि किक मार दी, पंच मार दिया, शूट कर दिया, स्लैप कर दिया, फोर्स किया किसी भी ड्रग्स के लिए या किसी भी स्टेरॉइड्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, दैट इज़ फिजिकली जब हार्म कर दिया। नेक्स्ट है इमोशनल अब्यूज़। इमोशनली टॉर्चर कर दिया, ह्यूमिलेट कर दिया, उसको स्ट्रेस में रहने दिया, खुश नहीं रखा, अनहेल्दी रिलेशनशिप रहा। सेक्शुअल अब्यूज़ मतलब कि अनवांटेड टचिंग, अनवांटेड सेक्शुअल रिलेशनशिप मेंटेन कर देना, जिसको हम असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट या फिर रेप भी बोल सकते हैं। बीइंग इन अ मैरिज मतलब शादी के बाद भी हस्बैंड वाइफ के अंदर भी अगर स्मूथली चीज़ें वर्कआउट नहीं करती तो वो अब्यूज़ कहलाता है। देन फाइनेंशियल अब्यूज़ मतलब पैसे नहीं देते और घर के खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं देते, खाने पीने के लिए पैसे नहीं देते, पढ़ाई के लिए नहीं पैसे देते, तो इन सब चीज़ों के लिए भी डोमेस्टिक वायलेंस हमारा होता है। देन आता है हमारा साइकोलॉजिकल अब्यूज़ मतलब होता है बार बार डराते रहते, धमकाते रहते, फियर देते रहते हैं। और सारे के सारे हमारे जैसे होता है इमोशनल अब्यूज़ जो है वो हमारा साइकोलॉजिकल अब्यूज़ से थोड़ा सा डिफ़र भी करता है। और साथ के साथ एक मेन चीज़ कहलाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस ये सारे के सारे अब्यूज़ सिर्फ एक ही बार करने के लिए होते हैं। जब ये कंसिस्टेंसी में होने लग जाते हैं, बार बार रिपीटेटिव एक्शन होने लग जाता है, तब ये एग्जैक्टली अब्यूज़ कहलाता है। सो इसके बाद हमारे रीजंस की बात करेंगे हम। रीजंस हमारे कौन से रहेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के वुमेन के अगेंस्ट? पहला आता है मेल डोमिनेंस मतलब कि जो मेल है वो अपने आप को ही बहुत समझते हैं और वो फेमिनिटी को इतना नहीं देखते, मैस्कुलिनिटी अपनी दिखाते हैं। और वायलेंस मतलब वुमेन के ऊपर दादागिरी दिखाते हैं, वुमेन के ऊपर हक जताने का उनका तरीका होता है।
देन इकोनॉमिकल कंडीशंस, इकोनॉमिकल जो डिपेंडेंस होती है वो फीमेल मेल के ऊपर रहती है। फीमेल क्या करती है कि पैसे मेल से लेती है, आने जाने के लिए परमिशन मेल से लेती है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो एक मेन काम हो गया है, मेन एक बहुत ज़्यादा थ्रेट हो गया है फीमेल के लिए। देन आता है इलिटरेसी। इलिटरेसी की अगर हम बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा मेन रीज़न है कि वुमेन्स जो हैं वो इलिटरेट है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस होता है। जेलेसी, जेलेसी वुमेन के प्रति, अगर वुमेन्स ज़्यादा काम करने लग जाए, अच्छे से काम करने लग जाए, तो मेल्स को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से वो जेलेसी में डोमेस्टिक वायलेंस कर जाते हैं। एविल सोशल कस्टम, सोसाइटी के इतने ज़्यादा कस्टम्स हैं, जैसे आपका इनसफिशिएंट डाउरी हो जाना, डाउरी देना, कि डाउरी नहीं दी तो आप डोमेस्टिक वायलेंस करना स्टार्ट कर दोगे। तो सोशल कस्टम की वजह से और फैमिली के प्रेशर की वजह से कि आपको पर्दा करके रखना है, आप पैसे क्यों नहीं लेके आए घर से, घर का से जितना भी काम है, तबीयत चाहे कैसी भी हो, वो सब खुद ही करना है, तो वो सारे भी हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आता है। इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हैज़ बीन फाउंड बिटवीन कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल ज़्यादा दे देना, ड्रग्स ज़्यादा दे देना, ज़्यादा दवाइयाँ कुछ खिला देना, दैट इज़ इंटॉक्सिकेशन। एंड लैक ऑफ एक्शन, लैक ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ और उसके प्रति एक्शन नहीं लिया गया, उस चीज़ को नो नहीं बोला गया, तो वो कॉन्टिन्यूएशन में आ जाता है, सो इंक्रीज हो जाता है उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है। ये सारे के सारे हमारे रीजंस थे, ये वाले हमारे रीजंस थे हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के। अगर हम बात करते हैं अब हेल्पलाइन नंबर्स की, तो डिफरेंट हमारे हेल्पलाइन नंबर्स है, जैसे कि यहाँ पर हम वो इम्पॉर्टेंट लेके आए हैं जो आपके आने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। 100 इज़ फॉर पुलिस, 101 इज़ फॉर फायर, 102 इज़ फॉर एम्बुलेंस, 103 फॉर ट्रैफिक पुलिस, 1031 फॉर एंटी करप्शन हेल्पलाइन, 104 हॉस्पिटल्स ऑन व्हील, आप इन सबको नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे। 1066 एंटी पॉइजन, 1070 सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर फॉर नेचुरल कैलेमिटीज़, 108 for disaster management, 1090 anti-terror helpline alert all India, 1091 is for women in distress, 109 for deputy commissioner of police missing child and women, 1098 for child abuse helpline, so ये वाला question already आ चुका है हमारे पास। 1800180110 that national health helpline, 1800300780 मन की बात, 181 फॉर डोमेस्टिक अब्यूज एंड सेक्सुअल वायलेंस वुमेन हेल्पलाइन, ये वाला भी क्वेश्चन हमारा एक आ चुका है। सो ये सारे के सारे हमारे ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स थे, बहुत मेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिटल डिसहार्मनी की। मैरिटल डिसहार्मनी किस वजह से होती है, मतलब मैरिज के बाद डिसहार्मनी किस वजह से होती है, ये जानेंगे हम। मैरिटल डिसहार्मनी जो होती है वो एक तरह का स्ट्रेन है, एक तरह का स्ट्रेस है मैरिज के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, जो एक साथ एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही हाउस में रहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि क्या ऐसे रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से मैरिटल डिसहार्मनी हो सकते हैं, तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन्स, मतलब कि वुमेन्स आजकल पढ़ लिख गई हैं, अच्छी जगह पे पहुंच गई है, रेपुटेटेड जगह पे पहुंच गई है। जब उनका ओहदा बढ़ता है, जब वो अपने लाइफ के अंदर कहीं अपॉर्चुनिटी उनको अच्छी मिलती है, तो वो जो मेल्स होते हैं वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मैरिटल डिसहार्मनी क्रिएट हो सकती है। देन ड्यूअल कैरियर कपल्स, ड्यूअल कैरियर कपल्स का मतलब होता है कि हाई जॉब का प्रेशर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का होता है, जो घर के कामों के साथ नहीं रह सकती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होता है कपल्स के बीच में और डिसहार्मनी आ जाती है। चाइल्ड केयर, चाइल्ड केयर में क्या होता है कि वुमेन्स ग्रेट, अब औरतें जब बाहर जाके काम करने लगी है तो उनको जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो ज़्यादा अच्छी मिल गई है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि सिर्फ बच्चे वो ही क्यों पाले, वो ही क्यों उनकी देख रेख करे। इस वजह से भी स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ चुका है, इस वजह से भी बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो चुके हैं। टाइप ऑफ मैरिज एंड फैमिली, कि अरेंज मैरिज है तो अपनी, या फिर अपनी मर्जी से लव मैरिज की हुई है, तो ये सारे के सारे चॉइस भी हमारे डिसहार्मनी क्रिएट करते हैं। चिल्ड्रंस, अगर हाई मैरिटल डिसएग्रीमेंट है तो काफ़ी सारे कपल्स क्या करते हैं, अपने ये भी रिपोर्ट कर दी जाती है कि
वो बाहर का काम कैसे करें, घर का काम कैसे करें, मतलब कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, यंग हैं, और मदर बाहर का या घर का दोनों काम करना चाहती है, तो चिल्ड्रंस हमारे यंग है और उनको उतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल पाती, वो सही तरीके से नहीं चल पाते या रह पाते, या फिर बड़े होके वो जब थोड़े से भी बड़े हो जाते हैं वो सही पे परफॉर्म नहीं कर रहे होते, तब भी मैरिटल डिसहार्मनी हो जाती है अमंग कपल्स। एंड फंक्शनल मटेरियल्स, फाइनेंशियल मैटर्स मतलब पैसों के लिए भी कन्फ्लिक्ट होते हैं। अगर वुमेन ज़्यादा अर्न कर रही है एज़ कम्पैरेटिव टू मैन, तब भी उनके बीच में फाइनेंशियल मैटर्स के साथ डिसहार्मनी रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स को कैसे सुलझाया जा सके। मैरिटल कन्फ्लिक्ट्स होते क्या हैं कि जब किसी भी रिलेशन में, किसी भी शादी के रिलेशन में बिटरनेस आ जाए, कड़वाहट आ जाए, एंगर आ जाए, तो नहीं झुकना, एज इट इज़ रहना है, ये वाली फीलिंग आ जाए, वो हमारी मैरिटल कन्फ्लिक्ट कहलाती है। और उसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, जब हम अच्छे से एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ईगो को कर्ब द ईगो ख़त्म कर देंगे, आपस में रिमूव कर देंगे और आपस में बात करेंगे, अवॉइड करेंगे डिसएग्रीमेंट। जिन जिन चीज़ों पे वो डिसएग्री करते थे उन चीज़ों के बारे में वो आराम से बैठ के पूरी की पूरी बात करेंगे और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको सुधार देंगे, उनको सही कर देंगे। इसके बाद आते हैं हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो ये आपका फर्स्ट पेपर के अंदर भी आया है। हमारे 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, हम इसको थॉरली देख लेते हैं एक बार। टू एरिडिटेट एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को हटाने के लिए, अचीव करते हैं यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर्ड वुमेन, टू रिड्यूस चाइल्ड मोरालिटी, to improve maternal health, to combat HIV, AIDS, malaria and other diseases, to ensure environmental sustainability, to develop a global partnership for development। ये सारे के सारे हमारे 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। इधर उधर करके भी आ सकते हैं, तो आपको ये लाइन वाइज इसको अच्छे से याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरेंटिंग की। तो पेरेंटिंग क्या चीज़ होती है, और हम पढ़ेंगे यहाँ पर कितनी तरह की पेरेंटिंग होती है। दैट इज़ आर सबसे पहले एक बार पेरेंटिंग देख लेते हैं। तो जब भी किसी भी बच्चे को रियर करना है, बच्चे को पालना है, इस प्रोसेस के अंदर उसको सपोर्ट करते हैं फिजिकली, इमोशनली, सोशली और इंटेलेक्चुअली, वो हमारी पेरेंटिंग कहलाई जाती है। टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग की बात करेंगे, ये बमरिड ने पेरेंटिंग स्टाइल्स दिए थे। सबसे पहला था अथॉरिटेरियन एंड डिसिप्लिनरी। इसके अंदर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है, थोड़ा सा भी नेगोशिएट नहीं किया जाता। पनिशमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। कम्युनिकेशन सिर्फ वन वे होती है, जिसमें पेरेंट्स बच्चों को बता देते हैं कि ये काम करना है। और पेरेंट्स का जो स्टाइल होता है वो भी बहुत कम प्यार भरा या नर्चरिंग भरा होता है, और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है, और जबकि उसके अंदर लिमिटेशंस बिल्कुल भी बहुत ही कम लिमिटेशंस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उनको बहुत ही रिस्ट्रिक्ट रखा रहता है, बहुत ही डिसिप्लिन में रखा रहता है। नेक्स्ट आती है परमिसिव और इंडल्जेंट हमारी पेरेंटिंग टेक्निक। इसके अंदर पेरेंट्स जो बच्चों को करना है वो करने देते हैं, पेरेंट्स फ्रेंड की तरह रहते हैं। डिसिप्लिन स्टाइल जो था वो हमारा ऑपोजिट है इसके अंदर कोई रूल्स नहीं होते, कम्युनिकेशन ओपन होता है, चिल्ड्रंस अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। पेरेंट्स का जो स्टाइल है नर्चर करने का वो वार्म है, और कोई भी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अपने बच्चे से नहीं रखते हैं तो बिल्कुल ना के बराबर लगते हैं, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। नेक्स्ट आता है हमारा अनइन्वॉल्व्ड मतलब जिन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी होती है बच्चों को, वो किसी डिसिप्लिन में नहीं रखते, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती उनको चाइल्ड रेयरिंग की, कम्युनिकेशन बहुत कम होती है, बहुत कम नर्चर करते हैं, और कोई भी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखते हैं। देन हमारी अथॉरिटेटिव का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर रीजनेबल और नर्चर करते हैं, हाई और क्लियर एक्सपेक्टेशंस होती है, डिसिप्लिन्ड होता है बच्चा, बेनिफिट उसको बताते हैं चिल्ड्रंस के क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली होती है और अप्रोप्रिएट होती है, और पेरेंटिंग स्टाइल भी अच्छा होता है और अच्छे गोल्स भी रखते हैं। इसके बाद पेरेंट्स एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो पेरेंट्स एजुकेशन हमारी किस चीज़ की रहती है, इम्प्रूव। अगर पेरेंट्स अच्छी एजुकेशन हो पेरेंट्स को, तो वो इम्प्रूव करेंगे पेरेंटल एम्पावरमेंट और कॉम्पिटेंसीज को, इंक्रीज़ होएगी उनमें, पेरेंटिंग की प्रैक्टिसेस भी, पॉजिटिव सोशल कनेक्शन भी उनका इंक्रीज़ होगा। अगर पेरेंट्स को अच्छी एजुकेशन हो, इम्प्रूव होगा उनका चाइल्ड के प्रति बिहेवियर,
पेरेंट्स चिल्ड्रन इंटरेक्शन भी इम्प्रूव होगा और इम्प्रूव करेंगे वो पेरेंटल मेंटल हेल्थ और वेलबींग को। पेरेंट्स की जो भी मेंटल हेल्थ है, जो भी वेलबींग है, उस चीज़ को भी वो इम्प्रूव करेंगे। डिक्रीज करेंगे पनिशमेंट को और चाइल्ड एब्यूज़ के रिस्क को। ये सारी की सारी अच्छा पेरेंट्स की एजुकेशन हो उस पर बेस करते हैं। नेक्स्ट हम पेरेंट्स के एजुकेशन के प्रोग्राम्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला आता है पेरेंट इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल सेंटर्ड साइकोथेरेपी। सो पेरेंट्स की जो है वो कुछ एक हम यहाँ पर एजुकेशन प्रोग्राम्स बता रहे हैं। पहला तो आ गया इफेक्टिव ट्रेनिंग, इसके बाद स्टेप आपने सुना होगा, इसकी आप फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग फॉर इफेक्टिव पेरेंटिंग, हमारे इंडिविजुअल साइकोलॉजी पे बेस है। पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड है पेरेंट्स का पेरेंटिंग के अकॉर्डिंग। इट इज़ फोकस ऑन डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग है डीप कमिटमेंट रिलेशनशिप है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में, कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है। ये बिग स्टफ के ऊपर इनका फोकस रहता है। एम्पैथी टीच करते हैं। नेचुरल कंसिक्वेंसेस ट्रम्प एंगर। देन लिसन टू योर चाइल्ड, अपने चाइल्ड को ही वो लोग सुनते हैं, बिलीव करते हैं अपने चाइल्ड के अंदर, अपनी चाइल्ड की वर्डिंग्स को, अपनी चाइल्ड की केयरिंग को, ये सब चीज़ें वो अच्छे से बिलीव करते हैं। ये उनके पॉजिटिव पेरेंटिंग की टेक्निक्स होती हैं। देन फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन किस किस वजह से होती है? लैक ऑफ प्राइवेसी। इसके अंदर सबसे पहले हम फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन ही देख लेते हैं कि जब भी फैमिली का सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो गया, डिसऑर्डर हो गया, कंफ्यूजिंग हो गया, ओवरबर्डन हो गया, लॉस ऑफ सिग्निफिकेंस, किसी भी वजह नहीं है, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो ये सब का रीज़न क्या है, कॉज क्या है हमारे फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन का? लैक ऑफ प्राइवेसी की वजह से। इनकम्पैटिबिलिटी जैसे एज, मेंटेलिटी, पर्सनालिटी और कल्चर के अंदर डिफरेंशिएट है तो उस वजह से हो जाता है। इंटरफेरेंस, अगर इन लॉज ज़्यादा घर के अंदर, आपने देखा होगा अगर लड़की के माँ बाप या ज़्यादा इंटरफेयर करें या लड़के के माँ बाप ज़्यादा इंटरफेयर करें तो भी बहुत ज़्यादा फैमिली के अंदर डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर पैसा नहीं आ रहा हो, एम्प्लॉयमेंट ना हो तब भी हो जाती है। लैक और पुअर रिसोर्स और लो इनकम की वजह से हो जाती है। पुअर डिसिप्लिन की वजह से हो जाती है। लैक ऑफ सोशल कंट्रोल की वजह से। स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिकेशन लाइक डिडंट गिव प्रॉपर टाइम टू फैमिली, अगर फैमिली को प्रॉपर टाइम ना मिले तब भी फैमिली के अंदर क्या होता है? कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, टेंशन क्रिएट हो जाती है, अनप्रोडक्टिविटी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़ता है, कन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, अब्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, एटीट्यूड बदलना शुरू हो जाता है। पॉलीएंड्रस और पॉलीगैमी मैरिज टाइप के अंदर ये होता है, रीजंस हैं हमारे। बैकग्राउंड अगर कल्चर अलग हो तब भी ये प्रॉब्लम रहती है। क्लैश टेम्परामेंट्स, कई लोग सिर्फ गुस्से वाले ही हों तो उनके आपस में टेम्परामेंट क्लैश हो जाते हैं। और ऑक्यूपेशनल टेंशन, ऑक्यूपेशन की टेंशन की, जॉब के लिए या किसी भी काम के लिए उनको कोई भी टेंशन रहे, ये सब हमारे रीज़न है फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन के। 3 आर के रूल्स हैं, दैट इज़ मतलब 3 आर है, 3 आर्स इज़ रूल, रोल और राइट्स। सो आप इसको लिख सकते हैं, रूल, रोल और राइट। सिंगल पेरेंटिंग फैमिली कौन सी होती है? जिसके अंदर पेरेंट्स फैमिली होती है, चिल्ड्रंस अंडर 18 हेड बाय अ पेरेंट्स हु इज़ विडो, मतलब 18 साल से छोटा बच्चा हो और वो एक पेरेंट्स के साथ रह रहा हो, चाहे वो विडो के साथ, डाइवोर्स के साथ, या फिर जिन्होंने शादी नहीं की है कभी भी उनके साथ रह रहा हो। इसकी कॉज क्या होती है हमारे सिंगल पेरेंटिंग? या तो डाइवोर्स हो गया हो, ब्रेकअप हो गया हो, अबेंडनमेंट हो गई हो, डेथ हो गई हो दूसरे पेरेंट की, चाइल्ड बर्थ, सिंगल वुमेन के द्वारा ही चाइल्ड बर्थ दिया गया हो, या फिर अडॉप्ट किया गया हो। और टाइप्स की अगर हम बात करेंगे सिंगल पेरेंट फैमिली की तो कौन सी होती है सिंगल पेरेंट फैमिली? डाइवोर्स्ड पेरेंट हो, विडो पेरेंट्स हो, या फिर सिंगल पेरेंट्स हो जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी ही नहीं की है। नेक्स्ट, फैमिली इन क्राइसिस। फैमिली इन क्राइसिस हमारे क्या कहलाते हैं? अ फैमिली क्राइसिस अकर्स व्हेन अ फैमिली हैज़ टू चेंज, जब भी फैमिली को चेंज होना पड़ता है तब अकर हो जाते हैं क्राइसिस। इट्स अ टर्निंग पॉइंट थिंग विल आइदर गेट बेटर और दे गेट वर्स्ट। अब जब भी फैमिली में चेंजेस आ रहे होते हैं तो या तो अच्छे के लिए होंगे या बुरे के लिए होंगे, तो इस वजह से भी क्राइसिस आ जाते हैं।
Sometimes day-to-day hassles can pile up and cause a stress overload. कई बार रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है, रोज़ डेली के रूटीन के जो काम होते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हैसल हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन आप बोल सकते हैं, या ओवर वर्क लोड बढ़ जाता है। बाकी इवेंट्स की अगर हम बात करेंगे जो फैमिली क्राइसिस करते हैं, सो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जब कुछ एकदम से सडनली हैपन हो जाता है। समवन डाई करता है, घर जल जाता है, जॉब लॉस कर सकते हैं, या फिर लॉटरी विन कर सकते हैं। मतलब सिर्फ बुरा नहीं, अच्छा भी अगर ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो जाए तब भी ऐसा कुछ हो जाता है। डेवलपमेंट क्राइसिस डेवलप कब होते हैं? When people get married, have children, have a school start, get a teen going through puberty, having a children leave home, have parents retirement, aging or dying। ये कहीं भी इन सब चीज़ों में हमारे जो क्राइसिस है वो डेवलप हो सकते हैं। डेवलपमेंटल क्राइसिस का ये टाइम हमारा रहता है। देन स्ट्रक्चरल क्राइसिस कौन से होते हैं? जब अकर व्हेन द फैमिली रेजिस्ट चेंजिंग टू मीट द डिमांड ऑफ डेवलपमेंटल और आउट ऑफ द ब्लू क्राइसिस। इसमें हमारा पहला तो था डेवलपमेंट क्राइस, दूसरा है हमारा स्ट्रक्चरल क्राइस। स्ट्रक्चरल क्राइस कौन सा होता है? जब फैमिली रिजेक्ट कर देती है किसी भी चेंज को अपनाने से। देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली क्राइसिस। हमारे यहाँ पर 3 फैमिली क्राइसिस दे रखे हैं। दैट इज़ क्राइसिस अराइज फ्रॉम फैमिली कन्फ्लिक्ट सिचुएशन। मतलब हमारा जो फैमिली है उसके अंदर जैसे कि कोई भी इलनेस हो गई, डेथ हो गई, सपोर्ट नहीं मिला, एक्सीडेंट हो गया, उन सब चीज़ों की वजह से हमारी कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं फैमिली के अंदर। यूजुअल और एक्सपेक्टेड क्राइसिस के अंदर क्या होता है? ऐसी जो डेली कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, फैमिली टू फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। सेम एज इसके अंदर भी हम ले सकते हैं कोई वॉर की वजह से, डेथ, एक्सीडेंट्स, इनकी वजह से हमारे चेंजेस आ रहे हैं फैमिली के अंदर। या फिर क्राइसिस इन्वॉल्व्ड सोशल स्टिग्मा, सोसाइटी की वजह से। जैसे आप कह सकते हैं कि मैरिटल अफेयर्स हो गए, डाइवोर्स हो गया, हस्बैंड वाइफ की नैगिंग, इरिटेशन, कंप्लेंट्स, ये सब हो गई। या फिर इलीगल एडॉप्शन हो गया, एबॉर्शन हो गया, रिजेक्शन हो गई, अनवांटेड चाइल्ड आ गया फैमिली के अंदर। ये सारे भी फैमिली क्राइसिस के रीजंस रहते हैं। फैमिली थेरेपी क्या होती है? सो फैमिली थेरेपी एक तरह की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है। कैसी काउंसलिंग है? अभी हम गाइडेंस और काउंसलिंग भी पढ़ेंगे, इसके अंदर आता है। लेकिन हमारी जो फैमिली थेरेपी है वो एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, जिसको साइकोथेरेपी भी बोलते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स को आपस में बात करने के लिए, कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए हमें इम्प्रूव करता है, इम्प्रूवमेंट लाता है हमारे अंदर। और ये प्रोवाइड होता है कौन देता है? हमारे फैमिली थेरेपी कौन देता है? थेरेपी कौन करता है फैमिली की? साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल सोशल वर्कर, या फिर लाइसेंस थेरापिस्ट। ऐसे नहीं कि कोई भी कर देगा। ओके। और इसके अंदर हमारा क्या चीज़ होता है? फैमिली रिलेशनशिप एंड चेंजेस इन फैमिली लाइफ। क्या क्या होता है? एक और चीज़ कि सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो हमारी फैमिली थेरेपी के लिए कई बार इन्वॉल्व होते हैं। देन ये कुछ एक इश्यूज़ हैं हमारे, जैसे कि फैमिली रिलेशंस और चेंजेस आ रहे हैं फैमिली लाइफ के अंदर। ये हमारी कुछ एक ऐसे फैमिली थेरेपी है जो हेल्पफुल रहेगी जब हम एनकाउंटर करेंगे इन इश्यूज़ को। सो फैमिली थेरेपी कब कब लेनी चाहिए? जब एडल्ट मेंटल हेल्थ हो जाए, पेरेंटिंग इश्यूज़ हो जाए, कपल के रिलेशनशिप्स के लिए, ट्रॉमा कोई हो, वर्क स्ट्रेस हो जाए, पेरेंटिंग स्किल्स, क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम जैसे अस्थमा या कैंसर होगी, तब हमें फैमिली थेरेपी ले लेनी चाहिए। या सपोर्टिंग फैमिली मेम्बर थ्रू सेपरेट हो गए, मीडिएट हो गए, डाइवोर्स हो गया उनमें, चाइल्ड या एडोलेसेंस के बिहेवियर सही नहीं है, इमोशनल एंजाइटी, डिप्रेस, लॉस या ग्रीफ है, एनॉक्सिया है, ब्लूमेनिया है, कोई भी ईटिंग डिसऑर्डर है, सपोर्ट नहीं है किसी भी फैमिली मेम्बर का, स्टेप फैमिली लाइफ का, इमोशनल अब्यूज़ है, या फिर वायलेंस है किसी तरह की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, सेल्फ हार्म है, या ड्रग्स, हमारे अल्कोहल या बाकी सारे के सारे मिस यूजेस हैं। इन सब चीज़ें अगर हमारी हो, ये सारे हमारे कारण हैं, ये सब हमारे कॉज है, इसकी वजह से फैमिली थेरेपी की जानी चाहिए। कितनी तरह की होती है हमारी फैमिली थेरेपी? सबसे पहली होती है सपोर्टिव फैमिली थेरेपी। इसके अंदर फैमिली मेम्बर्स फीलिंग्स से, एक्सप्रेशन से सपोर्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी ट्राई करते हैं। वो एक सेफ़ और ओपन एनवायरनमेंट देते हैं जहाँ पर सब लोग नॉर्मल और रिलैक्स्ड फील कर सके।
नेक्स्ट आते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, दैट इज़ नोन एज CBT टेक्निक। इसके अंदर कुछ एक ऐसे अटेम्प्ट्स को किया जाता है जिसमें चेंज आए पीपल की थिंकिंग के अंदर, उनके बिहेवियर के अंदर, और उनको अपनी प्रॉब्लम से निजात मिल जाए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। देन साइकोडायनामिक आइडिया यूज्ड इन फैमिली थेरेपी। क्या होता है कि जैसे इट्स टेंड टू लुक मोर इनटू द इंडिविजुअल ओन अनकॉन्शियसनेस, मतलब समटाइम्स हम उसको सबकॉन्शियसनेस माइंड भी बोलते हैं। इस तरह की जितनी भी थेरेपीज होती है ये रिड्यूस करती है प्रॉब्लम बाय अनकवरिंग द अंडरलाइंग प्रॉब्लम, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको ये देखते हैं, उसके बारे में जज करते हैं, उसके बारे में असेस करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। देन सिस्टमैटिक फैमिली थेरेपी हमारी कौन सी होती है, जिसमें एंटायर फैमिली की फीलिंग्स हो, जो एक डायनामिक हो, एक पूरा एंटायर होल फैमिली के आइडिया के साथ हमारा सिस्टमैटिक फैमिली थेरेपी की जाती है। इनिशिएटिव्स देखते हैं अब हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से इनिशिएटिव्स है। सबसे पहला है हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो ICDS जिसको बोलते हैं 1975 के अंदर हुआ था ये। सो यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए हमने यहाँ पर बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICPS 2009, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन NMM 2017-18, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम दैट इज JSSK, स्नेह स्पर्श, देन बालिका समृद्धि योजना 1997, चाइल्ड लाइन सर्विस 88 to 99, नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रंस 2003, द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013, सुकन्या समृद्धि योजना SSY 2015, पोषण अभियान इज़ फॉर 2018। ये सारे के सारे हमारे कुछ एक इनिशिएटिव्स हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए है। अब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। सबसे पहले आता है आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP, प्रधानमंत्री वंदना योजना PMMVY, स्कीम फॉर एडोलेसेंस चिल्ड्रंस, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र, नेशनल क्रेच स्कीम, राष्ट्रीय महिला कोष, स्वाधार गृह उज्ज्वला वर्किंग वुमेन हॉस्टल, स्कीम ऑफ वन स्टॉप सेंटर एंड वुमेन हेल्पलाइन, जेंडर बजटिंग स्कीम। थोड़ा थोड़ा अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो के लिए और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए ओवर लाइफ साइकिल की वजह से। और देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है हमारी, दैट इज़ दिस वन, ये हमारी इम्प्रूव करती है हेल्थ और न्यूट्रिशन को प्रेगनेंसी और नर्सिंग मदर्स के लिए। देन स्कीम फॉर एडोलेसेंस की अगर हम बात करते हैं तो 11 से 18 ईयर्स की एज के लिए इसको यूज़ किया गया है। उसमें न्यूट्रिशन, लाइफ स्किल, होम स्किल, वोकेशनल ट्रेनिंग्स ये सब दिया जाता है, उनके स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र जो है हमारा, ये प्रमोट करता है हमारे स्टूडेंट्स, जो भी हमारे रूरल वुमेन्स हैं वहाँ पर वॉलंटियर्स जो होते हैं उनको एम्पावर करता है। देन नेशनल क्रच स्कीम जो है ये डे केयर फैसिलिटी देते हैं 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को जिनकी माएँ काम करती हैं। राष्ट्रीय महिला कोष हमारा RMK जो है वो प्रोवाइड करता है, माइक्रो क्रेडिट देता है पुअर वुमेन्स को, पैसा देता है काम करने के लिए। स्वाधार गृह हमारा जो है वो प्रोवाइड करता है रिलीफ और रिहैबिलिटेशन वुमेन्स और वुमेन्स इन डिस्ट्रेस को। उज्ज्वला क्या काम करता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जो प्रिवेंट करता है ट्रैफिकिंग से और रेस्क्यू या रिहैबिलिटेशन या री इंटीग्रेशन, ठीक है, इन सब चीज़ों से, सेक्सुअल जितने भी एक्सप्लॉयटेशन है उससे वुमेन्स को बचाता है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो है हमारा, ये सेफ एकोमोडेशन है, सेफली रहने की का एक जगह है वर्किंग वुमेन्स के लिए अपने घर से दूर। देन स्कीम ऑफ वन स्टॉप
सेंटर OSC एंड वुमेन हेल्पलाइन WH ये इम्प्लीमेंट करती है, इंटीग्रेट करती है। मेडिकल एड हो गया, पुलिस असिस्टेंट होगी, लीगल एड या फिर केस असिस्टेंट हो गया, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो गई, इन सब चीज़ों के लिए वुमेन्स को। और जेंडर बजटिंग सिस्टम जो है वो हमारा ये एक टूल है हमारा, जो जेंडर के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेजेस हमारी प्लानिंग की, बजट की, इम्प्लीमेंटेशन की, असेसमेंट की, पॉलिसी मेकिंग की, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करता है और उसको स्ट्रेंथ बनाता है, स्ट्रेंथन करता है। ये सारे हमारे वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए इनिशिएटिव्स हैं। देन हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में। कुछ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स जो हैं वो हमारे स्टेट और एनशाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ये हमारे दो रीजंस के होते हैं। पहला, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, गारंटीड है, हमें ये मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये जस्टिफाइएबल का मतलब क्या है कि इन द केस ऑफ देयर वायलेशन द इंडिविजुअल कैन अप्रोच कोर्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन। अगर ये राइट्स हमें नहीं मिलते या इस राइट्स के अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं होता तो हम कोर्ट में अपील करेंगे तो हमें हमारा हक दे दिया जाएगा। देन कौन कौन से होते हैं? राइट टू इक्विटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और राइट टू प्रॉपर्टी। देन हम पढ़ते हैं यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी के अंदर आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर हम यहाँ पर आपको शो कर देते हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ऐसे ही राइट टू फ्रीडम है हमारा, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। ऑलरेडी आर्टिकल 21 हमारा लास्ट ईयर क्वेश्चन के अंदर आ चुका है। सो इसी तरह से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23, 24, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, या आप आर्टिकल 25, 26, 27, 28 को देख सकते हैं। देन कल्चरल और एजुकेशनल राइट है, फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इनको आप लिख सकते हैं पोज करके या फिर आप इनको देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं और इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। देन आर्टिकल राइट्स टू ऑफ चिल्ड्रंस, हमारा आर्टिकल 1 to 10 जो है वो कहलाता है। आर्टिकल 1 डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स, पेरेंटल गाइड एंड चाइल्ड्स इवोल्यूशन कैपेसिटीज, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, नेम एंड नेशनैलिटी, प्रिवेंशन ऑफ आइडेंटिटी, सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, आर्टिकल 10 फैमिली री यूनिफिकेशन, ये हमारे राइट्स ऑफ चिल्ड्रन हैं। देन वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वलिटी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। यहाँ पर हमने कंप्लीट, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है, इनसे आपको ये पता चल सकता है कि किन किन पॉइंट्स को आपने पढ़ना है अगर आपने टच नहीं किया है तो। इनमें से किसी का भी अगर आपको डिस्क्रिप्टिव चाहिए और हमारे पास नहीं, अगर आपको हमारी वीडियोस में वो नहीं मिलता तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसके लिए जल्दी आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे। देन राष्ट्रीय महिला कोष, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2000, prohibition of juvenile offenders, issue related to adoption, central adoption research agency and child helpline। पिछली बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। द चाइल्ड एक्ट 1960, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929। देन फैमिली वेलफेयर की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, बहुत ही ईजीएस्ट हमने यहाँ पर दे रखा है। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1951 में स्टार्ट किया गया था, रिड्यूस किया था यहाँ पर बर्थ रेट को। देन स्टरलाइजेशन बेड स्कीम 1964, यहाँ पर बेड्स को स्टरलाइज कर दिया गया था। अर्बन फैमिली वेलफेयर स्कीम 1983, सेटअप द हेल्थ पोस्ट इन स्लम एरियाज़ के अंदर उन्होंने
सेटअप किया था हेल्थ के पोस्ट को। रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम 1997 के अंदर स्ट्रेंथेंड किया था चाइल्ड के सर्वाइवर को, और मदरहुड के प्रोग्राम्स के इनिशिएटिव्स को लिया गया था। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के अंदर आई थी। इन्होंने कंफर्म किया था कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स वॉलेंट्री और इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड कंसेंट ऑफ सिविलाइज सिटीजन्स। एंड लास्ट इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 to 12 इंटीग्रेशन ऑफ चाइल्ड कंसर्न विद डिटरमाइनेशन ऑफ हेल्थ, लाइक सैनिटेशन हो गया, आपका हाइजीन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया। इन सब चीज़ों के लिए हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था। देन लीगल राइट्स टू वुमेन हमारे क्या है, इंडियन पीनल कोड 1960 के अंडर हमारा वुमेन्स को डाउरी के लिए, रेप के लिए, किडनैपिंग के लिए और बाकी ऑफेंसेस के लिए इंडियन पीनल कोड 1860 को लागू किया गया। ये लीगल राइट्स के अंदर आता है। एक्चुअली अगर हम बात करते हैं राइट्स की वुमेन के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं कुछ एक, और कुछ एक हमारे लीगल राइट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इमोरटल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ये पहला लेजिस्लेशन का ऐसा प्रिवेंशन ट्रैफिकिंग कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एक्ट था, जिसके अंदर गर्ल्स और वुमेन्स को प्रोस्टिट्यूट ना हो और उनकी अच्छी लाइफ हो, इसके लिए ये अपनाया गया था। देन डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट 1961, इसके अंदर देना और लेना डाउरी को, इसको एक ऑफेंस बताया था, प्रोहिबिटेड किया गया था, बंद किया गया था। देन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंदर ही था। इन्होंने रेगुलेट किया एम्पावरमेंट वुमेन्स को उनके वर्क प्लेस पे बिफोर और आफ्टर की, बच्चा होने से पहले और बाद में उनको बेनिफिट मिले इस एक्ट के अंडर। देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 प्रोवाइड करती है टर्मिनेट हो जाना प्रेगनेंसी में मेडिकल प्रैक्टिशनरीज के चक्कर में, मेडिकल ग्राउंड्स के चक्कर में, ह्यूमैनिटी के चक्कर में। देन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसके अंदर कुछ एक सेफ गार्ड्स थे वुमेन्स के लिए, जैसे वुमेन्स का जब अरेस्ट करना फीमेल पुलिस के द्वारा ही होना चाहिए, और आप उसको सनसेट के बाद या सनराइज से पहले उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। देन इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 के अंदर हमारा क्या था कि प्रोवाइड करते हैं पेमेंट की इक्वल सैलरी मेंस और वुमेन्स दोनों को मिलनी चाहिए सेम काम के लिए। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें एस्टैब्लिश हुआ था फैमिली कोर्ट की जो भी फैमिली के डिस्प्यूट्स होंगे वो जल्दी जल्दी सेटल डाउन हो जाना चाहिए। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स प्रोहिबिटेशन एक्ट 1986 के अंडर हमारा प्रोहिबिटेड हो गया था कि जो वुमेन्स हैं एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, राइटिंग, पेंटिंग, फिगर, इन सब चीज़ों के मैनर में वो रिप्रेजेंट हो रही हैं, उस चीज़ को प्रोहिबिटेट कर देना चाहिए। देन कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 के अंदर जो हमारा सती एक्ट था, सती प्रिवेंशन एक्ट था, उसके अंदर सती से या फिर ग्लोरिफिकेशन ऑफ वुमेन को बंद कर दिया गया था, प्रोहिबिटेड कर दिया गया था। देन 1990 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया, इसमें प्रोवाइड किया, उन्होंने एस्टेब्लिश किया नेशनल कमीशन वुमेन्स की स्टडी के लिए और मॉनिटर किया उस चीज़ को कि किस तरह से ये वुमेन्स को सेफ गार्ड कर रहा है। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, मतलब प्रोहिबिटेशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 के अंदर प्रोहिबिटेड कर दिया गया था कि सेक्स की सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन, और प्रिवेंट भी कर दिया था कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में सेक्स डिटरमाइन ना हो फीमेल फर्टिसाइड्स के लिए। देन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसके अंदर प्रोटेक्ट किया था वुमेन को इंडिया की, ताकि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। और सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के ऊपर वुमेन्स को सेक्सुअली हरास ना होना पड़े, ईव टीज ना कोई करे, अनऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक या प्राइवेट हर एक वर्क प्लेस पे। ये हमारे लीगल राइट्स थे वुमेन के। इसके बाद हम बात करते हैं गाइडेंस और काउंसलिंग की। गाइडेंस का मतलब क्या चीज़ होती है? गाइडेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल की किसी भी प्रॉब्लम के लिए बात करता है, उसको समझाता है, उसको गाइड करता है उसकी नीड्स और एबिलिटीज़ को देखते हुए। ऑन द अदर हैंड अगर हम काउंसलिंग की यहाँ पर बात करते हैं तो काउंसलिंग एक ऐसा एफर्ट्स होता है जो किसी के भी प्रॉब्लम को, किसी भी क्लाइंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए
एक प्रॉपर जो हमारा काउंसलर होता है वो ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। गाइड कोई कर सकता है लेकिन काउंसलिंग ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोसेस होनी चाहिए काउंसलिंग की। इनके बीच का डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो गाइडेंस और काउंसलिंग के अंदर हमारा क्या होता है, गाइडेंस हमारा प्रिवेंशन होता है और जबकि काउंसलिंग एक रेमेडियल होता है और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है। अगर हम बात करते हैं गाइडेंस और काउंसलिंग की लाइफ स्पैन के लिए, तो प्राइमरी स्टेज हो गई, सेकेंडरी स्टेज हो गई या हायर सेकेंडरी लेवल हो गया, इन सब जगहों पे हमें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। जैसे कि हमारा गाइडेंस कहाँ पर आता है, गाइडेंस हमारा आता है प्राइमरी स्टेज में कि स्टार्ट कर दिया स्कूल जाना, फिर या हो गया कि हमने गेम्स खेली, सीनियर हेल्प द चाइल्ड टू प्रिपेयर फॉर सीनियर क्लास के लिए हम बच्चे को पढ़ाने के लिए करते हैं, गाइड करते हैं उसको। बच्चे को गुस्सा आता है या उसकी हैबिट्स को चेंज कराने के लिए हम प्राइमरी स्टेज पे काम करते हैं। सेकेंडरी स्टेज पे क्या होता है कि हम सोशल प्रेशर से बच्चे को, एडोलेसेंस को बचाते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ उसके अंदर डालते हैं, उसका ध्यान पढ़ाई के अंदर लेके आते हैं। एंड देन लास्ट इज़ हायर एजुकेशन। हायर जो हमारा सेकेंडरी लेवल है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि बच्चे को कौन सा करियर देना है लाइफ में, उसके लिए उसको गाइड करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। एंड लास्ट हमारा अगर हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो गाइडेंस और काउंसलिंग केयर गिवर के लिए होना चाहिए। केयर गिवर मतलब ये एक चैलेंजिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो केयर करती है टाइम, इमोशंस और हमारा एनर्जी को, इन सब चीज़ों को आपस में मेंटेन करके। ये हमारा गाइडेंस और काउंसलिंग था। ये सारी की सारी जितनी भी आपकी 1 आवर की वीडियो बनाई हमने, इसमें मेन पॉइंट्स कवर करने की पूरी ट्राई की है। कोई भी पॉइंट आपको एलेबरेटेड वे में चाहिए, बहुत ही ओपन वे में चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।